बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 109 का तर्जुमा। उस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा, यकीनन ये शख्स बड़ा महक जादूगर है। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 110 का तर्जुमा। तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है, अब कहो क्या कहते हो। सूरत अल अराफ हाशिया नंबर 88। यह सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक गुलाम कौम का एक बेसरो सामान इंसान यकायक उठकर फिरौन जैसे बादशाह के दरबार में जा खड़ा होता है, जो शाम से लबनान तक और बहरा रूम के सवाल से हबश तक के अजीम शान मुल्क का न सिर्फ मतलकुल अनान बादशाह बल्कि ममूद बना हुआ था, तो माज उसके उस फैल से कि उसने एक लाठी को अस्दा बना दिया, इतनी बड़ी सल्तनत को ये खतरा कैसे लाक हो जाता है कि ये अकेला इंसान सल्तनत मिस्र का तख्ता उलट देगा और शाही खानदान को हुक्मरान तबके समेत मुल्क के इक़दार से बेदखल कर देगा। फिर ये सियासी इनकलाब का खतरा आखिर पैदा ही क्यों हुआ, जबकि उस शख्स ने सिर्फ नबूवत का दावा और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा ही पेश किया था और किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू सरे से छेड़ी ही न थी। इस सवाल का जवाब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम का दावा नबूवत अपने अंदर खुद ही ये मानी रखता है कि वो दरअसल पूरे निज़ाम जिंदगी को बाहसीयत मजमूई तब्दील करना चाहते हैं, जिसमें ला मोहल्ला मुल्क का सियासी निज़ाम भी शामिल है। किसी शख्स का अपने आप को रब्बुल आलमीन के नुमाइंदे की हैसियत से पेश करना लाजमी तौर पर उस बात को मुतज़म्मन है कि वो इंसानों से अपनी कुली एताअत का मुतालबा करता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन का नुमाइंदा कभी मदी और रैयत बनकर रहने के लिए नहीं आता, बल्कि वता और राई बनने ही के लिए आया करता है। और किसी काफिर के हक के हुक्मरानी को तस्लीम कर लेना उसकी हसीयत रिसालत के कतन मनाफी है। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से रिसालत का दावा सुनते ही फिरौन और उसके अयान सल्तनत के सामने सियासी और मुआशी और तमदनी इनकलाब का खतरा नमूदार हो गया। रही ये बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस दावे को मिस्र के दरबार शाही में इतनी अहमियत क्यों दी गई, जबकि उनके साथ एक भाई के सिवा कोई मामन व मददगार और सिर्फ एक सांप बन जाने वाली लाठी और एक चमकने वाले हाथ के सिवा कोई निशान मामूरियत न था। तो मेरे नजदीक इसके दो बड़े सबब हैं। एक ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत से फिरौन और उसके दरबारी खूब वाकिफ थे। उनकी पाकीज़ा और मजबूत सीरत, उनकी गैर मामूली काबिलियत और क़यादत व फरमा रवाई की पैदाइशी सलाहियत का सबको इल्म था। तलमूद और यूसुफोस की रवायात अगर सही हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पैदाइशी काबिलियतों के अलावा फिरौन के यहाँ आलूम फतून और हुक्मरानियों से बसलारी की वो पूरी तालीम और तरबियत भी हासिल की थी, जो शाही खानदान के अफराद को दी जाती थी। और जमाना शहजादगी में हबश की मुहिम पर जाकर वो अपने आप को एक बेहतरीन जनरल भी साबित कर चुके थे। फिर जो थोड़ी बहुत कमजोरियाँ शाही महलों में प्रवेश पाने और फिरौनी निज़ाम के अंदर अमारत के मुनासब से सरोराज रहने की वजह से उनमें पाई जाती थी, वो भी 8-10 साल मदीन के इलाके में सराय जिंदगी गुजारने और बकरियां चराने की बदौलत दूर हो चुकी थी। और अब फिरौनी दरबार के सामने एक ऐसा सान रसीदा व संजीदा फकीर कश्वरगीर नबूवत का दावा लिए हुए खड़ा था, जिसकी बात को बहरहाल बाद हवाई समझकर उड़ाया ना जा सकता था। दूसरी वजह यह थी कि असा और यद बजा की निशानियां देखकर फिरौन और उसके दरबारी सख्त मरूब हो चुके थे और उनको तकरीबन ये यकीन हो गया था कि ये शख्स फिल वाक़या कोई फौकल फितरी ताकत अपनी पुश्त पर रखता है। उनका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरफ जादूगर भी कहना और फिर दूसरी तरफ ये अंदेशा भी ज़ाहिर करना कि ये हमको इस सरजमीन की फरमा रवाई से बेदखल करना चाहता है, एक सराई तजाद बयान था और उस बुखलाहट का सबूत था जो उन पर नबूवत के उस अवलीन मुज़ाहरे से तारी हो गई थी। अगर हकीकत में वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर समझते तो हरगिज़ उनसे किसी सियासी इनकलाब का अंदेशा न करते, क्योंकि जादूगर के बल पोते पर कभी दुनिया में कोई सियासी इनकलाब नहीं हुआ है।